The national debt stands currently at about $36.2 trillion, and every day the U.S. spends about $2.6 billion paying the interest on that debt. China is in a massive debt crisis, and things are looking really bad for the CCP. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर देश या सरकारें इतना बड़ा कर्ज किससे लेती हैं। आपने सही सुना, कर्ज की बात। तो पहले समझ लेते हैं कि कर्ज क्या होता है। इससे पहले यहाँ हम जो कर्ज की बात कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय कर्ज। ये वो पैसा है जो सरकार उधार लेती है। तकनीकी रूप से राष्ट्रीय कर्ज वो मुद्रा है जो सरकार अपने क्षेत्र में चलन में लाती है, जैसे डॉलर या रुपया। यह अपने तरीके से जरूरी है ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था चल सके। बहुत जटिल लग रहा है ना? सरल भाषा में अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। इस पैसे की जरूरत पूरी करने के लिए वे कर्ज या लोन लेते हैं। तो वे दूसरों से उधार लेते हैं और ब्याज दर देते हैं। इस तरह हवा से एक कर्ज बन जाता है। सरकार को पैसा मिलता है, वो पूंजीगत या अन्य खर्चों पर लगाती है। सरकारी खर्च और समय के आधार पर वे ब्याज चुकाते हैं उस कर्ज की पूरी अवधि में, चाहे वो छोटा हो या लंबा। सरल शब्दों में राष्ट्रीय कर्ज दुनिया की धन आपूर्ति है। अब विषय पर लौटें तो सुना है कि अमेरिका का कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे अमेरिका, चीन सभी कर्ज में हैं। वैसे तो दुनिया का हर देश कर्ज में है। तो वे यह कर्ज किसका है? वे यह पैसा किससे उधार ले रहे हैं? जैसा मैंने कहा, सार्वजनिक कर्ज सरकारी कर्ज है। वैश्विक सार्वजनिक कर्ज 102 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। अमेरिका के 36 ट्रिलियन को छोड़ दें तो भी 64-65 ट्रिलियन अन्य देशों का है। अमेरिका के बाद चीन आता है, जिस पर करीब 15-16 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। फिर जापान आता है, जिस पर लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। यूके पर 3.5 से 3.6 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। फ्रांस पर 3.4 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। इटली पर 3.2 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। भारत पर लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। यह अनुमान 2024 के आसपास का है। वर्तमान में यह 3.4 ट्रिलियन डॉलर होगा, क्योंकि कर्ज हर साल बढ़ता है। तो जीडीपी भी बढ़ती है और कर्ज भी बढ़ता है। अर्थव्यवस्था बढ़ने पर अधिक कर्ज की जरूरत होती है, तो यह स्वाभाविक है। पिछले साल अमेरिका का कर्ज 29 ट्रिलियन था, अब 36 ट्रिलियन है। तो ये बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है। जाहिर है कर्ज भी बढ़ेगा, जीडीपी भी कर्ज से ही चलेगी। तो यह स्पष्ट है। पहले बताया था कि अमेरिका का कर्ज जीडीपी अनुपात 123-125% है। भारत का 82-83%। हमारा कर्ज स्तर अमेरिका की तुलना में बहुत कम है। चीन का भी कर्ज जीडीपी अनुपात लगभग 85% है। चीन को देखें तो वहां यह लगभग 256% है। बढ़ती आबादी, ठहरी अर्थव्यवस्था और जीडीपी न बढ़ने के कारण, यानी कर्ज तो लगभग वही है पर जीडीपी नहीं बढ़ रही। इसलिए जापान के लिए यह अनुपात बहुत ज्यादा हो गया है। अब करोड़ों का सवाल, यह कर्ज किसका है? अमेरिका का 8वां हिस्सा यानी करीब 4 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों का है। आमतौर पर केंद्रीय बैंक जैसे भारत का आरबीआई या अमेरिका का फेडरल रिजर्व। आरबीआई अमेरिकी ट्रेजरी बिल या बॉन्ड खरीदता है और उस पर ब्याज पाता है। यह सुरक्षित माना जाता है क्योंकि अमेरिका डिफॉल्ट नहीं करेगा। आपको अपनी रकम वापस मिलेगी और उस पर अच्छा ब्याज भी। लेकिन एक आठ को छोड़कर बाकी सब निजी क्षेत्र में है, यानी निजी प्रचलन में है। यूके में भी सिर्फ 1/6 हिस्सा अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों के पास है। फ्रांस और जर्मनी में केवल 20% अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों के पास है। जापान में कोई विदेशी आरण नहीं, सारा आरण आंतरिक रूप से ही है। कुल वैश्विक आरण का 80% निजी संस्थानों या व्यक्तियों के पास है।
इन निजी लोगों में आप और मैं भी शामिल हैं, जैसे पीएफ, एनपीएस, पेंशन फंड आदि। ये पेंशन फंड ज्यादातर इस तरह के बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। बॉन्ड्स वह आरण है जो देश अपने राष्ट्रीय आरण के रूप में जारी करते हैं, तो हम इसे धारण कर रहे हैं। यानी यह वास्तव में धन प्रबंधन संस्थानों, पेंशन फंड्स या बड़े बीमा संगठनों द्वारा रखा जाता है, जहां अमीर लोगों की अधिकांश संपत्ति इन्हीं लोगों द्वारा संभाली जाती है। ये लोग ही अमीरों की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। अगर कर्ज नहीं है तो डंडा नहीं है और इन संगठनों का कोई काम नहीं है। इसलिए इन संगठनों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए कर्ज की जरूरत होती है। यह आंतरिक मामला है, यह इसका दूसरा पहलू है। कर्ज से मिले पैसे का उपयोग देश चलाने के अलावा भी होता है। दुनिया की कुल आबादी का 1% पुरानी दुनिया की अधिकांश संपत्ति का मालिक है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, संपत्ति वो है जो लगातार कैश फ्लो देती है। संपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि देनदारी आपकी जेब से पैसा निकालती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे यकीन है कि आप इसे समझ गए हैं। तो जब सरकार कर्ज बनाती है, किसी को उसका मालिक होना चाहिए और इसका ज्यादातर हिस्सा अमीरों के पास होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अमीर इस कर्ज को रखते हैं, उन्हें अच्छा ब्याज मिलता है, वे फिर इस कर्ज से और पैसा कमाते हैं, फिर वे इस पैसे को दोबारा कर्ज में लगाते हैं। ये धन बढ़ाने का चक्र देश के ब्याज भुगतान की कीमत पर चलता है। इसके अलावा टैक्स में छूट भी मिलती है, इस पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगता। इन कर्ज फंडों पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगता, तो आपको टैक्स में छूट भी मिलती है। लेकिन फिर ये फ़ायदा किसे मिल रहा है? अमीरों को ये फ़ायदा मिल रहा है। तो ये वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं है, ये बड़ी निजी कंपनियों और निजी मालिकों के पास है। इसे लोकतांत्रिक होना चाहिए था और जनता को मिलना चाहिए था, क्योंकि सरकार जो कर्ज लेती है वो जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल होता है, देश के आर्थिक विकास के लिए, जो आम आदमी के लिए ही होता है। लेकिन क्या हो रहा है? उधार लिया गया पैसा, उसका ब्याज धनी लोगों को जाता है, अच्छा या बुरा। अगर कर्ज न हो तो बड़ी बीमा कंपनियां, बड़ी धन प्रबंधन फर्म और पेंशन फंड बंद हो जाएंगे। वे अमीरों के पैसे से कमीशन कमाते हैं, उनके निवेश को सुरक्षित कर्ज फंड में डालकर। ये फंड डिफॉल्ट से सुरक्षित है, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार डिफॉल्ट नहीं करेगी, जबकि निजी संगठन कर्ज लेकर दिवालिया हो सकते हैं और पैसा डूब सकता है जो राष्ट्रीय कर्ज में नहीं होगा। भारत, अमेरिका जैसे देश विश्वसनीय हैं, वे निश्चित रूप से कर्ज चुकाएंगे। तो निष्कर्ष यह है कि दुनिया का अधिकांश कर्ज अमीरों के पास है। अब आप जानते हैं कि सार्वजनिक कर्ज कोई समस्या नहीं है। देश की प्रगति के लिए पैसा उधार लेना आवश्यक है। कर्ज एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, जैसे भारत का 33% जीडीपी अनुपात। यह एक स्वस्थ आंकड़ा है। अमेरिका में यह 133% तक बहुत ज्यादा है, पर कर्ज बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसे जापान की तरह लोकतांत्रिक बनाना होगा, जहां पूरा ब्याज देश के लोगों या संस्थाओं को जाता है। जापानी सरकार, जापानी निजी व्यक्ति या जापानी आम जनता। तो ये देश के भीतर ही जा रहा है, ये लोकतांत्रिक है। लेकिन दूसरे देशों में अगर आप देखें तो कर्ज अमीर लोगों द्वारा दिया जाता है और वे पैसा कमा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, ये कर के लिहाज से बहुत फायदेमंद है, उन्हें अच्छी कर छूट मिल रही है। ये दुनिया में असमान धन वितरण का कारण बनता है। तो अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि वास्तव में कौन कर्ज रखता है, कौन चुकाता है, कौन सरकार को देश चलाने के लिए पैसा देता है और फिर इस कर्ज से किसे फायदा हो रहा है। ये सिर्फ आम जनता नहीं, बल्कि अमीर लोग हैं जो इससे लाभ उठा रहे हैं। आशा है ये सत्र आपके लिए स्पष्ट था। अगर कोई सवाल या शंका हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर हमारी सामग्री पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें जो हम पेश कर रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुशी से निवेश करते रहें।